आप कोई भी बड़ा सा शिप उठा लें, बड़ा सा जहाज उठा लें, एयरक्राफ्ट, है ना, कितना भी बड़ा हो, कितनी बड़ी मिसाइल हो, जब आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे ना, छोटे छोटे पार्ट्स, लास्ट में वो बचेंगे इंडिविजुअल पार्ट्स। आपको देख करके लगेगा नहीं वो मिल करके एक एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। कहीं पे कोई पेच पड़ा होगा, नट पड़ा होगा, बोल्ट पड़ा होगा, कहीं पे मोटर पड़ी होगी। बस कुछ ऐसा ही लैंग्वेज के साथ भी होता है। अगर आपके पास कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आप उसको ब्रेक कर डालें ना छोटे छोटे पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सब अलग अलग कर दें, तो आपको देख के लगेगा नहीं ये इतना इजी है सेंटेंस पढ़ने के अंदर। तो इसी टेक्निक को मैं फॉलो करता हूं और आप सभी को भी मैं एडवाइस करता हूं। पार्सिंग मेथड से हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें, साथ में अपनी ग्रामर को दुरुस्त करें इसी मेथड के जरिए। आपको यूट्यूब पे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को कोई भी पास करवाता हुआ नहीं मिलेगा टीचर। इसके पीछे रीजन है, वो आपको बाद में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है बिजनेस आर्टिकल को आज हम सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से पढ़ने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखें, बहुत अच्छी स्किल है, आप भी सीख सकते हैं इसको, है ना। चलो, आर्टिकल बेस्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। जो लोग अपने लोन्स की EMIs पे नहीं कर पा रहे हैं, अब उनको कुछ चांस मिलेंगे दूसरे, ताकि उनके लोन की रीस्ट्रक्चरिंग हो सके, फिर से नए लोन उनके शुरू हो जाएं, है ना। अच्छा, ये करंट RBI गवर्नर है ना, क्या नाम है इनका ये आप मुझे बताएं। ये खुश भी हैं और यहाँ पे गुस्से में भी आ रहे हैं, है ना। क्या नाम है इनका RBI गवर्नर का, जरूर से मुझे बताना। चलो, अभी आपका टाइटल आ गया, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, सिंपल तरीके से ट्रांसलेट करता हूँ, फिर आऊँगा सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक पे। आप भी पढ़ सकते हैं खुद भी। कह रहा है RBI may allow one-time loan recast in construction and real estate, tourism and aviation। सिंपल तरीके से पढ़ें इसको। RBI अलाउ कर सकता है, RBI में अलाउ। अच्छा भाई, किसको? एक टाइम के लोन रिकास्ट को। लोन का रिकास्ट करने का मतलब है लोन्स को रीस्ट्रक्चर करना। पिछला पुराना सब भूल जाओ, उस पर ब्याज लगा के नया लोन बना दो। जो EMI छूट गई वो छूट गई, है ना। लोन का रीस्ट्रक्चरिंग। और वन टाइम का मतलब क्या है? एक बार ही करेंगे, ऐसा नहीं है फिर 2 महीने बाद तुम आ जाओ, है ना। एक बार करेंगे और सबका कर देंगे। तो RBI अलाउ कर सकता है इस काम को, लोन रिकास्ट को। और कहाँ कहाँ? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में और हवाई सफ़र के सेक्टर में। एविएशन मतलब जो भी अपनी हवाई कंपनियां हैं, जितना भी अपने जो है फ्लाइट से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं, वो एविएशन जो है इंडस्ट्री में होते हैं। तो चारों इंडस्ट्री के अंदर RBI ने बोला है हम कर रहे हैं अलाउ, अगर आपके बैंक मान जाए तो लोन रिकास्ट करवा लो। अब आ जाओ इसके अंदर सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाए, है ना। यही सेंटेंस है। देखो, मैं थोड़ा सा इसमें ऑपरेशंस करता हूँ। क्या ऑपरेशंस किए मैंने देखना। नाउन को बना दिया ग्रीन, वर्ब को बना दिया हेल्पिंग और मेन वर्ब को रेड। आपको ब्लू में मिलेंगे एडजेक्टिव्स, येलो में मिलेंगी कंजंक्शंस और पिंक में मिलेगी एडवर्ब। अगर होगी तो वो पिंक में मिल जाएगी। शायद आज मैंने एडवर्ब को मार्क नहीं किया, देखते हैं। चलो, मिलेगी तो अपने वहाँ पे उसको पिंक बना देंगे। चलो, अब अपने पास सारे के सारे जो ग्रीन है ना, ग्रीन, ये वाला 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 ग्रीन और ये वाला ग्रीन, इन्हीं में से कोई हमारा सब्जेक्ट है। क्या है इनमें से कोई हमारा सब्जेक्ट? कैसे पता लगा बात मुझे? क्योंकि सिर्फ नाउन्स, प्रोनाउंस और जीरेंट्स, ये तीनों जो है सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है पूरे सेंटेंस के अंदर। पहला हमारे पास नाउन आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग्रीन कलर के अंदर। कौन सा नाउन है ये? सर, प्रॉपर नाउन। कैसे पता लगा? क्योंकि ये दुनिया में अकेला है, अनोखा है, इसके जैसा कोई और नहीं, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो इससे पहले द आना चाहिए था, यहाँ द नहीं लगाया। पर देखो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल के अंदर न्यूज़पेपर वाले छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं। तो द RBI लिखा होना चाहिए था, इसने RBI लिखा हुआ है। RBI इसके पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है? नहीं आ रही। RBI से पहले कोई वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। अगर इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही, इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, 99.9% यही हमारा सब्जेक्ट है ना। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। दिस इज योर सब्जेक्ट, RBI इज योर सब्जेक्ट। अब देखो, इसके बाद सीधे सीधे मे अलाउ नाम की वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब है मे, मेन वर्ब है अलाउ। दो वर्ब्स क्यों आई है? क्योंकि मे नाम की मॉडल वर्ब या कोई भी मॉडल वर्ब अपने बाद में एक मेन वर्ब को जरूर देती है। तो अपने पास RBI के बाद उसकी वर्ब भी मिल गई, सेंटेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, RBI में अलाउ। अब देखो इसमें एडिशनल चीजें क्या क्या आई हैं। वन टाइम लोन रिकास्ट। लोन रिकास्ट मैंने आपको बता दिया, लोन की रीस्ट्रक्चरिंग का काम है। 2 नाउन एक साथ में आए हुए हैं। नाउन 1 का नाम है लोन, नाउन 2 का नाम है रिकास्ट। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। कैसे बन गया ये? इसमें पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा, दूसरे वाला नाउन का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड मेडल। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स कार। फॉर एग्जाम्पल लेमन टी।
आप देखो ना, स्पोर्ट्स कार, लेमन टी, गोल्ड मेडल, सब में दोनों नाउन है, पर लेमन टी में लेमन एडजेक्टिव बन जाएगा, स्पोर्ट्स कार में स्पोर्ट्स एडजेक्टिव बन जाएगा, गोल्ड मेडल में गोल्ड एडजेक्टिव बन जाएगा जो आगे वाले आने वाले नाउन के लिए। तो देखो ये वाला जो नाउन है ना, ये वाला नाउन, इसको ये वाला एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, इससे पहले या इसके बाद में कोई नाउन होगा। 99% केसेस में इसके बाद में नाउन होगा, 91% केसेस में इसके पहले नाउन होगा, है ना। तो ये वाला जो 99% केसेस को फॉलो करने वाला एडजेक्टिव है, जिसके बाद में लोन डिकास्ट नाम का एक कंपाउंड नाउन आ रहा है। अब इस नाउन की पोजीशन देखो, ये नाउन किससे जुड़ा हुआ है सर, इससे पहले सीधे सीधे एक वर्ब आ रही है ना, मे अलाउ नाम का वर्ब फ्रेज आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे टेस्ट लगाना है, क्या ये वट या होम का रिप्लाई दे रहा है। अब देखते हैं, आरबीआई अलाउ कर सकता है लोन रिकास्ट को। भाई व्हाट कैन आरबीआई अलाउ, आरबीआई कैन अलाउ लोन रिकास्ट। जैसे मुझे पता लगा इसने व्हाट का रिप्लाई दिया ना, लोन रिकास्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब। समझ गए ना कैसे मैंने लगाया लॉजिक, ये इसका ऑब्जेक्ट है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट इसलिए आरबीआई है। ये हो गई हमारी मेन वर्ब। इन प्रेपोजिशन आई है, प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कंस्ट्रक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने इसको दिया है जो कि एक नाउन भी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के बाद एंड कंजंक्शन लगी थी, इसके बाद रियल एस्टेट लगा हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट को एक ही नाउन हमें मानना है ना, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। अच्छा, इसके बाद कोमा आया, कोमा आने का मतलब क्या है, हम इन प्रेपोजिशन से अभी भी और ऑब्जेक्ट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, ऑब्जेक्ट नंबर 2 टूरिज्म, जो हमारा जो है टूरिज्म इंडस्ट्री, एंड कंजंक्शन इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट नंबर 3 एविएशन। समझ गए सेंटेंस को, सारे वर्ड्स आपने देख लिए कौन किससे जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट आरबीआई, verb may allow, loan recast is the object of the verb, one time is the adjective modifying the object, in is the preposition. This preposition has 3 objects. The first one is construction and real estate, second one is tourism and the third one is aviation. समझ गए ना। अब इसमें एक चीज और देखने वाली है, फटाफट ग्रामर आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने जोड़ने जोड़ लो, कितनी भी चीजें आ जाएं एक जैसी हों और उनको आपको आपस में जोड़ना हो, राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम मोहन गीता एंड सोहन, है ना। आप क्या करोगे, उनके बीच में कॉमा लगाते जाओ और जो लास्ट वाला हो ना उससे पहले एंड लगा दो। समझ गए ना। मान लो राम और श्याम है तो बीच में एंड लगा दो। अगर मान लो राम श्याम और सोहन है तो क्या करो, कॉमा लगा दो, यहाँ एंड लगा दो। अगर राम श्याम सोहन मोहन और गीता है तो गीता से पहले एंड लगा दो, सबके बीच में कॉमा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अगर बिगिनर लेवल के तो इन चीज़ों को आपको एक बार शुरू में देखना पड़ेगा, धीमे धीमे आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या है, इस सेंटेंस को खुद पढ़ने की कोशिश करें, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको। प्रोबेबली मैं आपके साथ लाइव ही हूँ, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, शायद ना भी हो पाऊँ। आप पहले खुद कोशिश कर लें, फिर मैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से इसी सेंटेंस को आपको पढ़ के बताता हूँ। चलो, एक सेंटेंस में 8 मिनट की वीडियो हो जाती है ना। अब मैंने वही काम किया है, क्या करा है, सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग कलर दे दिया है। अब अपने करते हैं सेंटेंस को फटाफट से इसका पोस्टमार्टम। कह रहा है सेक्टर्स सच एज टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट हैव बीन सीकिंग दिस रिलीफ टू टाइड ओवर द बिजनेस स्लम्प रिजल्टिंग फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक डाउनटर्न। इसको मैं पढ़ लेता हूँ। अब इसका मीनिंग निकाल लिया। देखो मीनिंग ये होगा इसका, सेक्टर्स जो हैं जैसे कि एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कह रहा है ऐसे इस प्रकार के इस टाइप के जो सेक्टर्स हैं ना, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट। टूरिज्म आप जानते हैं, हॉस्पिटैलिटी होती है ये होटल वोटल होते हैं ना अपना पूरी लाइन, और रियल एस्टेट होता है जो प्रॉपर्टी का बाजार होता है। कह रहे सेक्टर्स है ना ये सीख कर रहे हैं। सीख करना आप जानते हैं, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। सीख सेकंड फॉर्म होती है सॉट, थर्ड फॉर्म होती है सॉट। तो ये सेक्टर्स कोशिश कर रहे हैं पाने की इस रिलीफ को, इस जो है राहत को। और क्यों, टू लगा के बता रहा है, टाइड ओवर करने के लिए। टाइड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टाइड के थमने का शांत जो है इंतजार करना, तूफान के निकल जाने का इंतजार करने को कहते हैं टाइड ओवर करना। तो ये टाइड ओवर करना चाहते हैं, इंतजार करना चाहते हैं, तूफान को थमने देना चाहते हैं। और वो तूफान कौन सा है, बिजनेस स्लंप। बिजनेस मतलब व्यापार, स्लंप मतलब मंदी। तो मंदी के तूफान से जो है उसका इंतजार करने के लिए, उसके थम जाने का इंतजार करने के लिए ये इस रिलीफ को चाहते हैं। अब ये स्लंप आया कहाँ से, ये वो स्लंप है जो रिजल्ट हो रहा है उन इफेक्ट से, उन जो है प्रभावों से जो है कोविड-19 के पैंडेमिक इंड्यूस इकोनॉमिक डाउनटर्न से आने वाले हैं। कोविड-19 पैंडेमिक से इंड्यूस होकर के, वहां से भड़क करके जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है, जो आर्थिक मंदी आई है उससे। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस अपने आप में बहुत अच्छा है, फिर इसको पार्सिंग से देखेंगे। कह रहा है सेक्टर्स जैसे कि ये इस टाइप के कोशिश कर रहे हैं पाने की इस रिलीफ को
ताकि वो टाइड ओवर कर पाएं, ताकि वो अपना गुजारा कर पाएं, ताकि वो इस तूफान के थमने का इंतजार कर पाएं। और जो तूफान है इकोनॉमिक बिजनेस स्लम्प का है ना, बिजनेस में व्यापार में मंदी का। अब कह रहा है वो मंदी जो रिजल्ट हुई है उन प्रभावों से, इफेक्ट से, उन असरों से जो कोविड-19 पैंडेमिक से इंड्यूस्ड हैं, जो सारे के सारे कोविड-19 ने भड़काए हैं, इस पैंडेमिक ने भड़काए हैं। और कह रहा है इससे इंड्यूस्ड डाउन टर्न से, है ना, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, डाउन टर्न मतलब मंदी। तो स्लम्प और डाउन टर्न दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, इन दोनों का मतलब होता है मंदी। सेंटेंस समझ गए? अब आएंगे इसको ढूंढते हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन है अलग अलग तरीके से, है ना। देखो भी सभी नाउन्स है ना, ये ग्रीन कलर वाले, इन्हीं में से कोई हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले वाले नाउन को पकड़ता हूं मैं। नाउन है ये कॉमन नाउन, है ना, इसका प्लूरल बना हुआ है तो देखते हैं मालूम चलना चाहिए मुझे। सेक्टर, सेक्टर्स मतलब कॉमन नाउन। सर इस नाउन से पहले वर्ब आ रही है? वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। इससे पहले प्रपोजिशन आ रही है? नहीं आ रही। तो क्या होगा? ये हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपको मिल गया, इसकी वर्ब अभी तक आपको नहीं मिली। वो सब्जेक्ट नहीं जिसकी कोई वर्ब नहीं, वो कोई वर्ब नहीं जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं, इसकी वर्ब जरूर आएगी अगर ये सब्जेक्ट है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। सच एज एक प्रपोजिशन होती है, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक से ज्यादा वर्ड प्रेपोजिशन का काम करें देन दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज, है ना। प्रेपोजिशन को हमेशा अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो प्रेपोजिशन नहीं है। ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन बन सकता है ऑब्जेक्ट? नाउन, प्रोनाउन और जीरेंट, है ना। अब देखो इसके बाद सीधे सीधे एक नाउन पड़ा था टूरिज्म नाम का, हमारे प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिल गया। आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद कॉमा लगा हुआ है। कॉमा लगाने का मतलब क्या है? आपने ऑब्जेक्ट दिया ना, वो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 आएगा, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ये प्रेपोजिशन लेना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्ट मिल गया इसको टूरिज्म, कॉमा लगा के, दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया हॉस्पिटैलिटी, एंड लगा के लास्ट ऑब्जेक्ट मिल गया हमें तीसरा रियल एस्टेट। समझ गए ना? सच एज कंजंक्शन प्रेपोजिशन, 3 ऑब्जेक्ट इसको मिल गए। अभी तक सेक्टर्स की वर्ब हमें नहीं मिली है, अब ढूंढते हैं इसकी वर्ब। हैव बीन सीकिंग, पूरा का पूरा एक वर्ब फ्रेज है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। सबसे लास्ट वाली मेन वर्ब होती है, उससे पहले जितनी भी आ जाए सबकी सब हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे ही आपको वर्ब दिखे सब्जेक्ट से उसको मिलाने की कोशिश करो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो है आप देखो ये वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे। सेक्टर्स एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन हमेशा अपने साथ में अगर लेंगे तो हैव लेंगे, हैज कभी भी नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे हैव आ भी रहा है, इससे मालूम चला सेक्टर्स की वर्ब है हैव बीन सीकिंग। इसलिए मुझे पता लगा ये टूरिज्म की वर्ब भी नहीं है, हॉस्पिटैलिटी की भी नहीं है, रियल एस्टेट की भी नहीं है, इसलिए ये सेक्टर्स की है क्योंकि सेक्टर्स एक प्लूरल नाउन है। आगे बढ़ते हैं। वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट मिल गया, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिल गए। अब देखो रिलीफ नाम का एक नाउन पड़ा है दिस नाम के एडजेक्टिव के बाद। अब ये रिलीफ जो है ना, रिलीफ अगर व्हाट या होम का रिप्लाई इस वर्ब से दे देगा तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो सेक्टर सीक कर रहे हैं, सेक्टर मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं भाई? व्हाट आर सेक्टर सीकिंग, रिलीफ मांग रहे हैं। जैसे ही व्हाट का रिप्लाई रिलीफ ने दिया, ये रिलीफ बन गया इस हैव बीन सीकिंग का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद आ रहा है टू टाइड ओवर। टाइड ओवर एक, देखो टाइड एक वर्ब है, ओवर एक यहां पे काम कर रही है एड वर्ब का, है ना। टाइड ओवर का मतलब होता है किसी चीज से, आपको बताया था मैं, तूफान के थमने का शांत करना, अगर थमने का इंतजार करना। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसका मतलब है ये नकारा वर्ब है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटिव। देखा ना पिछली वीडियोस में, इन्फिनिटिव का काम क्या होता है? ये सर ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, पर ये जो वर्ब है ना इतनी नकारा है, ये कभी भी सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकती, है ना। तो इससे मुझे पता लगा ये टाइड जो है यहाँ पे हमारी वर्ब नहीं है, वर्ब हमारी हैव बीन सीकिंग ही है सेक्टर्स के लिए। अच्छा, टाइड ओवर क्या करना है? बिजनेस स्लम्प को जो इन्फिनिटिव से व्हाट या होम का रिप्लाई दे, जो इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल से या जीरेंट से व्हाट या होम का रिप्लाई दे, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरेंट। अब देखो हमारे टाइड ओवर को व्हाट का रिप्लाई दिया बिजनेस स्लम्प नाम के कंपाउंड नाउन ने, जिसमें बिजनेस भी एक नाउन है, स्लम्प भी एक नाउन है। बिजनेस एक एडजेक्टिव काम कर रहा है नाउन नाम के, स्लम्प नाम के नाउन के लिए, है ना। तो ये बिजनेस स्लम्प हो गया टाइड ओवर का ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसके बाद रिजल्टिंग। रिजल्टिंग का काम क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म 3 काम करती है। ये जीरेंट होती है, ये एडजेक्टिव होती है, ये वर्ब होती है। अगर ये वर्ब होगी तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आने रही तो ये वर्ब नहीं है। ये अगर ये जीरेंट होगी तो किसी का सब्जेक्ट किसी का ऑब्जेक्ट बना होगी। देखो टाइड ओवर का ऑब्जेक्ट बना दिया बिजनेस स्लम्प को, तो ये हमारा सब्जेक्ट ना है ना ऑब्जेक्ट है, इसके पास ऑब्जेक्ट बनने का चारा भी नहीं है। अब बचा क्या? ये बन सकते सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। कौन सा स्लम्प? जो रिजल्ट हो रहा है। कौन सा स्लम्प? जो निकल करके आ रहा है। समझ गए ना? स्लम्प के बारे में बता रही है, काम कर रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, एडजेक्टिव काम कर रही है, इसलिए मैंने दिया इसको ब्लू कलर, है ना। चल अच्छा, रिजल्ट किससे कौन है? फ्रॉम प्रेपोजिशन लगा के बता रहे हैं, इफेक्ट से फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इफेक्ट किसके हैं? ऑफ कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक इकोनॉमिक डाउनटर्न के। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के मुझे बताना, इफेक्ट किसके हैं?
कोविड-19 के हैं, पैंडेमिक इंड्यूस्ड के हैं, इकोनॉमिक के हैं या डाउनटर्न के हैं? चल इफेक्ट है भाई इकोनॉमिक डाउनटर्न के जो कोविड-19 पैंडेमिक इंड्यूस्ड है, समझ गए ना। इस इफेक्ट का, इस ऑफ प्रेपोजिशन का अगर ऑब्जेक्ट देखोगे तो ट्रू ऑब्जेक्ट है डाउनटर्न। अब देखो ये डाउनटर्न कौन सा है, एक तो है फाइनेंशियल आर्थिक, तो आर्थिक हो गया एक ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे, एक जो एडजेक्टिव है ना इस डाउनटर्न के लिए। दूसरा ये कौन सा डाउनटर्न है, जिसको कोविड-19 पैंडेमिक ने इंड्यूस किया, ये आ गई अचानक से आई V3 एडजेक्टिव काम कर रही है। तो इसको दो एडजेक्टिव हमने दिए, कोविड-19 पैंडेमिक इंड्यूस्ड और दूसरा इकोनॉमिक, ये है डाउनटर्न इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझे ना, सभी के सभी वर्ड्स अपनी अपनी जगह पे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट ये सेंटेंस सही है। अगर मैं थोड़ी सी भी जगह को इधर उधर कर दूं ये सेंटेंस पूरा बिगड़ जाएगा, है ना। एक बार मैं सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा हूं, जिनको दिमाग में क्लियर नहीं हुआ अब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। सेक्टर्स आपका सब्जेक्ट है, सच एज प्रेपोजिशन है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिया टूरिज्म, ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिया हॉस्पिटैलिटी, ऑब्जेक्ट नंबर 3 लिया रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक कंपाउंड नाउन है जिसमें रियल एक एडजेक्टिव है, एस्टेट एक नाउन है। हैव बीन सीकिंग इस सेक्टर का वर्ब है, सब्जेक्ट मिल गया, इसकी वर्ब मिल गई। सीक कर रहे हैं रिलीफ को, रिलीफ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। टाइड ओवर एक यहाँ पे जो है इन्फिनिटिव है, नकारा वर्ब है। इस वर्ब ने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है बिजनेस स्लम्प, क्योंकि ये बिजनेस स्लम्प व्हाट का रिप्लाई दे रहा है टाइड ओवर से। क्या टाइड ओवर करना है, बिजनेस स्लम्प को। रिजल्टिंग एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ना वर्ब बन सकता ना जीरेंड बन सकता, सिर्फ एक ही चाह रहा है इसके पास बिजनेस स्लम्प के बारे में कुछ बताने का। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसने ऑब्जेक्ट लिया इफेक्ट्स एक कॉमन नाउन को। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसने जो अपना जो है ऑब्जेक्ट लिया डाउनटर्न। डाउनटर्न दो एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है, पहला इकोनॉमिक, दूसरा हो रहा है कोविड-19 पैंडेमिक इंड्यूस्ड। समझ गए ना, सब के सब जो है आपने पहलू देख लिए सेंटेंस के, ऐसे सेंटेंस बनाए। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करता हूं मैं, बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ और मैं आपको ये टेक्निक ना बताऊँ तो ये आपके साथ जस्टिस नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी चलो जिसका जैसा भी मानना है। ये ट्रिक हर लड़के और लड़की को आनी चाहिए, और ये ट्रिक नहीं है, ये बेस है, बेसिक है। यहीं से इंग्लिश शुरू होती है और यहीं पे इंग्लिश खत्म होती है। अपने देश में ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, गधे हैं पढ़ाने वाले और गधा बना देते हैं पढ़ने वालों को, क्योंकि ये ट्रिक लोग सीखना ही नहीं चाहते, इस तरीके से पढ़ना ही नहीं चाहते। अपनी एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर किताबों के अंदर इस पूरी टेक्निक को फॉलो करवाया जाए। अंग्रेज करते हैं और अच्छे से सीखते हैं, वो अच्छे अच्छे स्कॉलर बनते हैं इसी टेक्निक को फॉलो करके। तो आप कोशिश करेंगे आज से, जब आपको जहां मौका मिले, जिस भी टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिले, इसको आप अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसका एक रीजन ये भी है ना, अगर ये आपको सिखा दिया, फीस नहीं दोगे आप कोचिंग सेंटर्स की, है ना, फीस चाहिए उनको, नए कोर्स चाहिए, रोज लॉन्च होते हैं उनके कोर्स। अगर आप ये सीख गए, आप किसी कोर्स में थूकोगे नहीं कभी जाकर के, क्यों लोगे आप 5000 का कोर्स, है ना। चल अब आप इसको फटाफट से खुद से पहले पढ़ो, फिर मैं बताता हूं इसको, अपनी टेक्निक वही रहेगी। चल अब वही मैं आपको पहले ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूं, फिर इसको पोस्टमार्टम करेंगे विद के साथ ही। बैंक्स पुशिंग फॉर ए वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI may provide this leeway for select stress sectors। कह रहा है के साथ ही, भाई किसके साथ, बैंकों के पुश करने के साथ, बैंकों के दबाव डालने के साथ। अच्छा किस चीज के लिए, फॉर लगा के बता रहा है, एक बार की वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, लोन रिकास्ट के लिए। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स इज इक्वल टू लोन रिकास्ट, है ना। तो लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, लोन्स को फिर से स्ट्रक्चर करने के लिए, कह रहा है इसके साथ ही। अच्छा हुआ क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना जो RBI, वो मे प्रोवाइड, हो सकता है प्रोवाइड कर दे। अच्छा क्या प्रोवाइड कर दे, इस लीवे को, इस रियायत को, इस छूट को, इस एल्बो, इसको देख लेना एल्बो रूम को, है ना। लीवे मतलब होता है काम करने की आज़ादी, किसी चीज़ को आप जो है थोड़ी सी राहत पहुंचाते हो, आप कहते हो जो करना तुम अपने हिसाब से कर लो। तो हो सकता है RBI प्रोवाइड कर दे इस लीवे को। अच्छा किन के लिए, ऐसे सेक्टर्स के लिए, फॉर ऐसे सेक्टर्स के लिए जो सिलेक्ट हैं और स्ट्रेस्ड हैं, जो सिलेक्ट हैं बहुत खास हैं और स्ट्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर हैं। तो कह रहा है बैंकों के दबाव डालने के साथ ही RBI अब दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है इस लीवे को ऐसे सेक्टर्स के लिए। अब देखो इसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। सभी ग्रीन में से ही कोई मेरा सब्जेक्ट है, ये तो आप जानते हो, है ना। बैंक पुशिंग, पुशिंग एक क्या चीज है, देखो वर्ब की NG फॉर्म है, काम करेगी जीरेंड का, वर्ब का या एडजेक्टिव का। अब ये वर्ब होती तो इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ रही होती, इससे पहले तो बैंक पड़ा है, हेल्पिंग वर्ब तो ये है नहीं, तो वर्ब तो ये नहीं है। अब या तो ये जीरेंड है या ये एडजेक्टिव है। अब मुझे बताओ बैंक ये क्या काम करेगा यहाँ पे, इससे पहले प्रपोजिशन आ रही है, यस आ रही है, इससे पहले वर्ब आ रही है, नहीं आ रही। अगर इससे पहले प्रपोजिशन आ रही है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, इस बैंक्स को इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना है ना। मोस्ट प्रोबेबली ये बैंक्स इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा दूसरा केस क्या है, ये पुशिंग जो है ना, पुशिंग ये भी इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है प्रपोजिशन का,
उस केस में ये बैंक्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो जीरेंड है उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। आपने अगर जीरेंड की वीडियो पढ़ी है तो आप समझ सकते हो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विद प्रेपोजिशन के पास दो चॉइसेस हैं अभी ऑब्जेक्ट लेने के लिए। पहली चॉइस है बैंक, दूसरी चॉइस है पुशिंग। अगर पुशिंग को लिया तो पुशिंग बन गया एक जीरेंड और बैंक बन गया इस जीरेंड का सब्जेक्ट। अगर बैंक को लिया तो पुशिंग बन गया एक पार्टिसिपल और बैंक बन गया इसका ऑब्जेक्ट, है ना। दोनों में से एक केस यहाँ पे सेट बैठेगा। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोनों में से कौन सा केस बनेगा। पहले मैं आगे बढ़ता हूं। विद के दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को अपने लास्ट में देखेंगे कौन इनका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलो, फॉर प्रेपोजिशन है। अच्छा, इतना तो आपको पता लग गया ना, इन दोनों में से कोई भी हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इस विद से जुड़े हुए दोनों, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए और विद से जुड़े हुए। हमारा सब्जेक्ट अभी तक हमें नहीं मिला। फिर आ गई फॉर प्रेपोजिशन। सब्जेक्ट का कहीं दूर दूर नहीं पता, वर्ब का कहीं दूर दूर नहीं पता। फॉर प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसको ऑब्जेक्ट दिया हमने रीस्ट्रक्चरिंग नाम का एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, दैट इज कॉल्ड ए जीरेंड। यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग एक जीरेंड है। जीरेंड को मैंने आज नीचे हाईलाइट करके बताया, इसको मैंने अंडरलाइन करके बताया, है ना। तो ग्रीन कलर है क्योंकि जीरेंड नाउन से होते हैं और साथ में मैंने इनको जो है ना अंडरलाइन भी किया। तो फॉर प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिल गया रीस्ट्रक्चरिंग नाम का जीरेंड। अब ये वन टाइम क्या कर रहा है सर, इस जीरेंड के बारे में कुछ बता रहा है। एडजेक्टिव है ना, बीच में हाइफन भी लगा हुआ है। वन और टाइम दोनों के बीच में हाइफन भी लगा हुआ है। सीधे सीधे बता रहा है मैं एक हाइफनेटेड एडजेक्टिव हूं, मेरे आगे एक नाउन आ रहा है, उसके लिए मैं रखा गया हूं। तो फॉर प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑफ प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिल गया लॉन्स। अब देखो अभी तक सब्जेक्ट नहीं मिला, वर्ब नहीं मिली। अब देखो एक हमारे पास एक जो है वो आया, क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, है ना। कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द लगा हुआ है। आपको पता है प्रॉपर नाउन से पहले द आता भी है, यहां से द लगाया। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही, इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, ये किसी से नहीं जुड़ा हुआ। यही है हमारा सब्जेक्ट। जो लोग पूछते हैं ना सर बीच में सब्जेक्ट आ रहा था तो आपको कैसे पता लगता है, आप तो शुरू वाला तो बता देते हो, कहीं बीच में सब्जेक्ट पढ़ा तो कैसे पता लगेगा। ऐसे पता लगेगा तुम्हें। बैंक्स और पुशिंग विद से जुड़े हुए हैं, रीस्ट्रक्चरिंग फॉर से जुड़ा हुआ है, लोन ऑफ से जुड़ा हुआ है। कैसे बन जाएंगे तुम्हारे सब्जेक्ट है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी से नहीं जुड़ा हुआ, इससे पहले आने वाले किसी भी वर्ड से ताल्लुक नहीं रखता। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब होगी मे प्रोवाइड। मे प्रोवाइड जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का एक जोड़ा है, सब्जेक्ट के लिए आया है। सब्जेक्ट भी मिल गया तुम्हें, सब्जेक्ट भी मिल गया तुम्हें और वर्ब भी मिल गई तुम्हें, है ना। अब देखो प्रोवाइड किसको करना है, इस लीव ए को। लीव ए ने रिप्लाई दिया है व्हाट का, ये बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। दिस अगेन एक एडजेक्टिव है। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सेक्टर्स। इससे पहले स्ट्रेस नाम की V3 आ रही है, पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव बनके, और सिलेक्ट नाम का एक एडजेक्टिव आ रहा है दूसरा एडजेक्टिव। तो कौन सा सेक्टर है, सिलेक्ट स्ट्रेस्ड सेक्टर्स। ऐसे सेक्टर्स जो सिलेक्ट भी हैं और स्ट्रेस भी हैं, खास भी हैं और दबाव में भी हैं। एक बार सारी सिचुएशन साफ कर दूं आपके सामने, फिर हम चेक करते हैं विद का ऑब्जेक्ट कौन है, बैंक्स है या पुशिंग है। तो विद के लिए मैं अभी अलग रखता हूं, इन दोनों में से एक इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर का ऑब्जेक्ट है रीस्ट्रक्चरिंग, एक जीरेंड है। वन टाइम एक एडजेक्टिव है। ऑफ का ऑब्जेक्ट है लोन्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सब्जेक्ट है। मे प्रोवाइड हमारी वर्ब है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है लीव ए। इस फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सेक्टर्स। सेक्टर से पहले स्ट्रेस और सिलेक्ट नाम के दो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। क्लियर। अब मुझे बताओ किस काम के साथ ही आरबीआई ने लीव ए दिया, पुश करने के साथ में बैंक्स के, या बैंक के साथ में, बैंक्स के साथ हुआ ये काम, या पुश करने के साथ हुआ उनके। मान लो बैंक था, उस बैंक ने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, है ना। बैंक सीधा सीधा बैठा था अपनी जगह पे, आरबीआई ने उसको देखा और बोला यार चलो लीवे दे देते हैं। या दूसरा केस ये, बैंक आया और उसने पुश किया, जोर लगा के आरबीआई को बोला भाई दो लीवे, तो आरबीआई ने लीवे दे दिया। तो मेरे को ये बताओ दोनों में से कौन सा केस होगा। अगर दूसरा केस होगा जो कि ज्यादा नॉर्मल भी लग रहा है, आपको नेचुरल भी लग रहा है, तो पुशिंग इस विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बैंक के पुश करने के साथ हुआ ये काम, बैंक्स के पुश करने के कारण हुआ ये काम, तो पुशिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, बैंक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आ गई। एरर ये आ गई कि ये बैंक्स जो है पुशिंग का सब्जेक्ट बनेगा और फिर इसके आगे अपोस्ट्रोफी लगेगा, क्योंकि जीरेंड का सब्जेक्ट हमेशा पॉजेसिव केस में होता है। तो न्यूज़पेपर वाले इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, प्योर ग्रामर में फॉलो किया जाता है। आप प्योर ग्रामर फॉलो कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा है, विद इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका सब्जेक्ट ऑफ द जीरेंड। फॉर का ऑब्जेक्ट, ऑफ का ऑब्जेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब्जेक्ट, मे प्रोवाइड वर्ब, लीव ए ऑब्जेक्ट, फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट सिलेक्टर्स, स्ट्रेस और जो है सिलेक्ट अपने दोनों जो है एडजेक्टिव्स है। समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आई थिंक शायद लास्ट सेंटेंस होगा आज का। 14 और 8 20-22 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब मेरे को बिना बताए मजा नहीं आता। तो सिलेक्ट जो है ना, सिलेक्ट
इसकी जगह कभी कभी सिलेक्टेड आप देखेंगे। तो सिलेक्ट और सिलेक्टेड में क्या फर्क होता है ये अपने फटाफट देख लेते हैं, है ना। इसकी जगह ऐसा भी तो आ सकता था ना, सिलेक्टेड स्ट्रेस सेक्टर्स, तो सिलेक्ट क्यों लिखा, सिलेक्टेड क्यों नहीं लिखा। तो सिलेक्ट वर्सेस सिलेक्टेड को हम फटाफट देखेंगे। 3 सेंटेंस है आपके सामने, अगर आप अपना जोर लगाना चाहो तो लगा के देख लो। सिलेक्ट वर्सेस सिलेक्टेड को समझ सको तो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूं, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको। चलो, सिलेक्ट का मतलब होता है खास, सिलेक्ट का मतलब होता है स्पेशल, सिलेक्ट का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सिलेक्ट का मतलब होता है एक्सेप्शनल, है ना। तो और सिलेक्टेड का मतलब होता है चुनिंदा। चुनिंदा किस बेस पे चुनिंदा, आपने अपनी मर्जी से कुछ भी चुन लिया वो होगा सिलेक्टेड, और कोई ऐसी चीज है जिसको चुनने के लिए आपको मजबूर होना पड़े वो होगी सिलेक्ट। समझ गए ना। सिलेक्ट पॉपुलेशन, सिलेक्ट पीपल वो पीपल हैं जो आपकी जिंदगी में खास है ना। आई टॉक विद सिलेक्ट पीपल, मैं सिर्फ चुनिंदा जो है खास लोगों से बात करता हूँ, सिलेक्टेड लोगों से बात नहीं करता हूँ मैं रैंडमली, थोड़ा ना मैं पर्ची उछालता हूँ, इससे बात करूंगा इससे बात नहीं करूंगा। तो सिलेक्ट का मतलब होता है खास लोग, सिलेक्टेड मतलब होता है किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्टेड चुनिंदा लोग। कोई भी चीज जो होती है जो चुनिंदा होती है सिलेक्टेड होती है ना। अब इसको अपने अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। द सिलेक्ट कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड अप फॉर ज्वाइनिंग इन अ फ्यू वीक्स। खास कैंडिडेट्स कॉल अप किए जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए कुछ हफ्तों के अंदर। अब ये बताओ कौन से खास कैंडिडेट्स जो हैं बुलाए जाएंगे। वो खास कैंडिडेट्स जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है, वो खास कैंडिडेट्स जिन्होंने कम पढ़ाई की है, वो खास कैंडिडेट्स जिनके जो हमारे पास अप्रोच आई है, या तो उनको बुलाया जाएगा, या हम दूसरा ये कहना चाह रहे हैं जो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के अंदर हमने सिलेक्ट किया है ना, जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू के अंदर जो है फतह हासिल की है उनको बुलाया जाएगा। इंटरव्यूज में लिखा नहीं है मैंने, तो ये सेंटेंस दोनों तरीके से सही हो सकता है। अगर बात यहाँ पे हो रही है कोई इंटरव्यू हुआ नहीं, खास कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, है ना, वो किसी मायने में खास होंगे, तब तो सिलेक्ट कैंडिडेट सही है। पर इसकी जो है जो मोर नेचुरल जो इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, हम उन कैंडिडेट्स को बुलाएंगे जो चुनिंदा होंगे, जिनको हम सिलेक्ट करेंगे, जिनको हम जो है सिलेक्टेड मानेंगे उनको हम बुलाएंगे। तो ऐसे केस में सिलेक्ट यहाँ पे गलत होना चाहिए। वैसे अगर आप इसको कॉमन सेंस के हिसाब से देखें तो सिलेक्टेड इज द राइट चॉइस। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड अप फॉर ज्वाइनिंग इन अ फ्यू वीक्स। अगला देखो, इससे और क्लियर होगा। दैट स्कूल इज वेरी सिलेक्टेड, ये स्कूल बहुत ही चुनिंदा है। तो कैसे चुनिंदा है भाई, 15-20 स्कूल थे और इसी को सब चुनते हैं, है ना। यही चुनिंदा स्कूल है, सब जो है रैंडमली निशाना लगाते हैं, इस स्कूल में अपने बच्चों को जो है एडमिशन करवाते हैं। ऐसा हो सकता है क्या। ये स्कूल खास हो सकता है पर ये चुनिंदा नहीं हो सकता, खास हो सकता है। अगर ये स्कूल खास है तो सिलेक्टेड नहीं, आप इसकी जगह यूज करें सिलेक्ट को। समझ गए ना। यहाँ पे सिलेक्टेड क्यों आया, क्योंकि हम बात कर रहे थे चुनिंदा कैंडिडेट्स की। यहाँ पे सिलेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्कूल के खास होने की, चुनिंदा होने की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो तीसरे में आप लगा के देखो, यही लॉजिक है ना। करवा तो मैं भी दूंगा ये, पर कोशिश आप करके देखो। दे लिव इन अ सिलेक्टेड एरिया ऑफ द सिटी, शायद इसमें नो एरर हो, शायद सिलेक्टेड जगह सिलेक्ट आए, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, वही मैं भी बता दूंगा आपको क्या आंसर होना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट सेंटेंस अपना, अभी देखते हैं अपने आगे। कह रहा है अ सीनियर ऑफिशियल विद अ लीडिंग फाइनेंशियल, ऐसा करते हैं ना, वहीं पढ़ते हैं चल के। पहले आप पढ़ लेना इसको, फिर मैं पढ़ाता हूं, फिर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। चलो, कह रहा है एक सीनियर ऑफिशियल और किसके साथ, विद द लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस फर्म, ऐसा उसने सेड कहा। और क्या कहा, रीस्ट्रक्चरिंग जो है जेन्युइन केसेस की ऑफ, और किसके केस हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के, ऐसे लोन्स जिनकी ईएमआई नहीं आ रही है। कह रहा है इज द नीड ऑफ द आवर, वो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि एज इट विल अलाउ, ये अलाउ करेगी सिस्टम को डी क्लॉग होने में, जो सिस्टम फंसा हुआ है वहां से बाहर निकलने में, और शुरू करने में, स्टार्ट करने में, फंक्शनिंग को, काम करने को। तो ऐसा सीनियर ऑफिशियल ने जो बहुत लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस फर्म के साथ है, उसने ऐसा कहा रीस्ट्रक्चरिंग करवा दो फटाफट से जेन्युइन केसेस की, एनपीए की, ताकि ये सबसे जरूरत है हमारी पूरी हो और सिस्टम को डी क्लॉग होने में हेल्प मिले और सिस्टम फिर से स्टार्ट करे फंक्शन करना। अब इस सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं अपने ब्रेकिंग टेक्निक से। सीनियर एक एडजेक्टिव होता है, ऑफिशियल एक नाउन होता है। सीधे सीधे मालूम चला, देखो ए आर्टिकल आया ना, इसका मतलब क्या है, एक नाउन, इसके बाद 110% होगा, है ना। 100 से भी 10% ऊपर बढ़ा रहा हूं मैं, मतलब होगा ही होगा। तो ए के बाद एक एडजेक्टिव आया, नाउन तो आया नहीं, फॉर्मूला हो गया फेल। पर एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, एक्चुअल में ये ए जुड़ा हुआ है इस नाउन से, है ना। अगर नाउन से पहले आपको कोई एडजेक्टिव लगाना है तो वहीं आएगा, इस ए जो है आर्टिकल से आपने ऑफिशियल नाम के नाउन को जोड़ना है। तो ऑफिशियल हो गया क्या, एक अधिकारी का नाम, ऑफिशियल मतलब एक अधिकारी। ऑफिशियल एक एडजेक्टिव भी होता है, ऑफिशियल ऑर्डर्स, है ना, ऑफिशियल डिग्री, पर वो एडजेक्टिव तब होगा जब इसके आगे एक नाउन पड़ा होगा। अकेला आया है तो खुद ही नाउन का काम कर रहा है। अब देखो ये नाउन है, एक आर्टिकल से जुड़ा हुआ है,
एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है, इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रही, हमारा सब्जेक्ट हमें मिल गया इस सीनियर जो है एडजेक्टिव से मॉडिफाई होता हुआ। अब देखो विद आ गई प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट की वर्ब कहीं दिख नहीं रही, पहले इस प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, फिर वर्ब को ढूंढेंगे। प्रीपोजिशन के बाद में लीडिंग नाम का एक एडजेक्टिव आया, उसके बाद में फाइनेंशियल नाम का एक एडजेक्टिव आया, फिर दो नाउन आगे सर्विस फर्म, है ना, सर्विसेज फर्म। अब ध्यान से देखो, विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सर्विसेज फर्म नाम का कंपाउंड नाउन, जिसमें सर्विसेज एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फर्म एक नाउन का काम कर रहा है। और ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव इस सर्विस फर्म नाम के कंपाउंड नाउन के लिए उनको जो है एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसी सर्विस फर्म? एक तो है सर वो फाइनेंशियल आर्थिक, और दूसरी है वो लीडिंग सबसे आगे, समझ गए ना। तो विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? सर्विस फर्म नाम का कंपाउंड नाउन। अब देखो इसके बाद वर्ब आ गई V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, सेड, से, सेड, सेट। V2 क्यों है, V3 क्यों नहीं है? इससे पहले हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन आ रहा होता तब ये V3 होती, अगर ये अकेली आई है तो ये V2 है। अब देखो सब्जेक्ट आपको मिल गया था, अब यहां मिल गई आपकी उसकी वर्ब। अब इसने क्या कहा? अब उसने कहा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ जेन्युइन केसेस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स इज द नीड ऑफ द आवर। अब देखो रीस्ट्रक्चरिंग जो है ना, रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे जीरेंट का काम कर रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों जीरेंट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट नंबर 2 है, अभी मैं बताता हूँ क्यों है ना, इस वर्ब से क्यों नहीं जुड़ा हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये और प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है केसेस। कैसे केस है? जेन्युइन एक एडजेक्टिव है, इस जो है केसेस नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लोन्स। कैसे ऑब्जेक्ट कैसे लोन्स, कैसा नाउन? जो नॉन परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव काम कर रहा है लोन्स के लिए। इज जो है इस रीस्ट्रक्चरिंग की वर्ब है, जीरेंट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इज जो इसकी वर्ब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी सही है। और क्या है भाई? इज द नीड, नीड हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है आवर। एज कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 3 आ गया इट, इसकी वर्ब आ गई विल अलाउ, सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब नंबर 3, है ना। अलाउ किसको करेगा? सिस्टम को। सिस्टम जो है व्हाट या हुम का रिप्लाई दे रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और किस काम के लिए? टू डीक्लॉग एंड टू स्टार्ट। दो नकारा वर्ब्स आ रही हैं, दो इन्फिनिटिव आ रहे हैं, और इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है फंक्शनिंग नाम का नाउन। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है क्योंकि सेंटेंस लंबा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब मैं सारी पिक्चर आपके सामने साफ करता हूँ। इंग्लिश में दैट नाम की कंजंक्शन है ना, वो हो जाती है मिस। आप बहुत जल्दी उस कंजंक्शन को बोलने में मिस कर देते हैं, कभी कभी लिखने में भी मिस कर दिया जाता है। शी टोल्ड मी शी वुड गो टू कॉलेज, उसने मुझे बताया वो कॉलेज जाएगी। सेंटेंस ऐसा बनता है शी टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू कॉलेज। अब ये दैट है ना, ये बीच में हम खा जाते हैं, पर इस दैट के खाने के कारण आपकी पार्सिंग में बहुत तकलीफ होती है। तो सेड, से, गिव, टेल, है ना, ये बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद में दैट जो है छुपा होता है, हिडन होता है, जिसको लिखा नहीं गया होता है इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर। तो आप ऐसा समझें यहां पे कंजंक्शन पड़ी है दैट। क्या बताया भाई? दैट ये बताया कि आगे वाली पूरी बात, समझ गए ना। अब अगर आप इसको दैट को यहाँ समझेंगे ना, तो आप समझेंगे दूसरा नाउन और तीसरा नाउन, तीसरा सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट कैसे आया है। अब देखते जाओ मेरे साथ। अ सीनियर ऑफिशियल, सब्जेक्ट नंबर 1, विद प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट सर्विस फर्म। कैसा ऑब्जेक्ट है? एक जो है कंपाउंड नाउन है। लीडिंग इन फाइनेंशियल क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों एडजेक्टिव 1 एडजेक्टिव 2 इस लीडिंग फर्म को, सर्विसेज फर्म को मॉडिफाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब 1, सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1 आ गई सेट। समझ गए ना इतनी चीज। अब आगे आ जाओ। दैट कंजंक्शन बीच में पड़ी है जो हिडन है, इसके बाद कंजंक्शन के बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू होगा। दूसरा सब्जेक्ट है रीस्ट्रक्चरिंग नाम का जीरेंट। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब जो सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, कहलाती है एक जीरेंट, है ना। तो सब्जेक्ट मिल गया, अब इसकी वर्ब ढूंढेंगे। ऑफ प्रीपोजिशन आई, इसकी वर्ब थी केसेस। जेन्युइन क्या बता रहा है? केस के बारे में बता रहा है, एक एडजेक्टिव है। ऑफ क्या बता रहा है? एक कंजंक्शन लेगा, एक जो अपना ऑफ प्रीपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेगी लॉन्स नाम का। लॉन्स कैसे होंगे? नॉन परफॉर्मिंग, वर्ब के आईएनजी फॉर्म इस एडजेक्टिव बनके इस लोन नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रही है। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 2 को वर्ब मिल गई नंबर 2। कैसे पता लगा इसी की वर्ब है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है जीरेंट की वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती है। अगर यहाँ पे आर होता तो मैं कह देता है जीरेंट की वर्ब नहीं है, यहाँ पे इस लगा हुआ है। सब्जेक्ट नंबर 1 वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब नंबर 2। नीड आ गया इस जो है वर्ब नंबर 2 का ऑब्जेक्ट। क्या नीड है भाई? उसने क्या कहा? रीस्ट्रक्चरिंग इज नीड, रीस्ट्रक्चरिंग इज नीड, है ना। लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेके बैठी है। एक्चुअल में नीड एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मिला रही है। अच्छा, नीड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आ रही है, इसने ऑब्जेक्ट लिया आवर। अब देखो दूसरी कंजंक्शन आ गई एज। अगर एज कंजंक्शन है तो एज के बाद में तीसरा क्लॉज शुरू होगा
तीसरे क्लोज का सब्जेक्ट है S3, है ना। इसकी वर्ब है विल अलाउ V3। क्या अलाउ करेंगे भाई, व्हाट या हुम का रिप्लाई दिया सिस्टम ने, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। टू डीक्लोग और टू स्टार्ट दो नकारा वर्ब्स होगी, ये मेन वर्ब नहीं बन सकती। क्या कुछ काम करेंगी, एडवर्ब वर्डवर्ब बनने का काम करेंगी, ये एडवर्ब वाले चैप्टर में हम देखेंगे। और फंक्शनिंग, इन दोनों नकारा वर्ब्स का ऑब्जेक्ट है फंक्शनिंग। आई थिंक समझ गए होंगे। कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, एक बार सारे पीसेस को आप मिलाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस हम करने वाले हैं आज का। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, आई थिंक 30 मिनट से ज़्यादा की हो रही है। एक काम करें, फटाफट से इसको पढ़ें, फिर मैं करवाता हूँ। छोटा सेंटेंस है इसलिए हम इसको कर सकते हैं। चलो, कह रहे स्टेटिंग दैट सेक्टर्स सच एज रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी आर इन डायर नीड ऑफ द सेम, ही कॉल्ड फॉर आरबीआई टू हैव अ सिंसियर लुक इनटू द मैटर। कह रहा ऐसा स्टेट करते हुए, ऐसा कहते हुए, और क्या कहते हुए कि सेक्टर जो है ना, जैसे कि ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, ये दोनों सेक्टर हैं आर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत में, डायर नीड में। डायर नीड मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना। और किस चीज़ की, इसी चीज़ की। द सेम मतलब जिस चीज़ की बात ऊपर हो रही है लोन रिस्ट्रक्चरिंग की, उसी की चीज़ के। कह रहा है ऐसा कहते हुए उसने ऐसा कॉल फॉर किया, उसने आह्वान किया आरबीआई का, आरबीआई को पुकारा कि वो हैव करे, रखे एक सिंसियर लुक को, एक भोली वाली नज़र को इस मैटर के अंदर। सिंसियर मतलब पूरी डिलीजेंस के साथ, एक नेक ख्यालों के साथ कोई नज़र आप रखते हो, देन योर लुक इज सिंसियर। तो उसने बोला, आरबीआई से डिमांड की कि आप सिंसियर लुक रखें पूरे मैटर में, अगर ज़रूरत है बिजनेसेस को तो लोन रिकास्ट करके उनको दे। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सेंटेंस में ही कॉल फॉर, तो इसकी ही की वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन स्टेटिंग। ऐसा स्टेट करते हुए उसने कॉल फॉर किया आरबीआई को। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, मम्मी से बात करते हुए मैं गाने सुन रहा था। समझ गए ना, दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। पहला काम है साइमल्टेनियस एक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा काम बन गया मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन के। अब देखो इसी को मैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से बताता हूँ कैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और क्यों हमारे सब्जेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे आए हैं। स्टेटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जीरेंड बन सकती है, वर्ब बन सकती है, एडजेक्टिव बन सकती है। वर्ब ये बन नहीं सकती, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट कहाँ है, इससे पहले आ नहीं रहा। दूसरी, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, वर्ब वाला सीन तो इसका है नहीं। अब या तो ये जीरेंड बनेगी या ये एडजेक्टिव बनेगी। एक बार की मान लेता हूं मैं, एडजेक्टिव नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, जीरेंड है ना। चलो आगे आगे दैट कंजंक्शन। अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। देखो क्लोज नया शुरू हो रहा है, कंजंक्शन नहीं आ रही है, पुराने वाले जीरेंड को ऑब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली नहीं, शायद ये जीरेंड है ही नहीं, है ना। अगर ये जीरेंड होता तो इसकी वर्ब भी इससे पहले हम दे चुके होते, मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसा करना था। तो देखो वर्ब ये था नहीं, जीरेंड ये लग नहीं रहा। अब बचा क्या, इसके पास तीसरा चारा बचा है एडजेक्टिव बनने का। क्या बनने का, एडजेक्टिव बनने का। अब इसको मैं एडजेक्टिव मान के यहीं छोड़ रहा हूँ, लास्ट में चेक करूंगा ये है एडजेक्टिव या नहीं है। दैट कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सेक्टर नाम का सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट क्यों है, इससे पहले वर्ब नहीं आ रही, इससे पहले प्रीपोजिशन नहीं आ रही, हमारा सब्जेक्ट है। सच एज एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 मिल गया। कॉमा लगा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया हॉस्पिटैलिटी। रूल के हिसाब से बीच में एंड आना चाहिए, पर अखबार की बात कर रहे हैं, इसको इतने रूल नहीं मालूम, इसने दोनों के बीच में कॉमा लगाया। तो सच है, इसको दो ऑब्जेक्ट मिले, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी। अब देखो आर नाम की वर्ब आ रही है ना, आर नाम की वर्ब आ रही है। आपको सेक्टर नाम का नाउन मिला हुआ था, उसकी प्लूरल वर्ब भी मिल गई, आर नाम की वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोनों पास हैं, सब्जेक्ट को वर्ब मिल चुकी है। इन प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया नीड, डायर एक एडजेक्टिव है, इस नीड के बारे में बता रहा है, नीड को मॉडिफाई कर रहा है। और प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया द सेम। अब देखो यहाँ पे लग गया कॉमा, जैसे ही बीच में कॉमा आए, एंड आए, आपको एक पॉसिबिलिटी ये लगनी चाहिए, इसके बाद में नया क्लॉज शुरू हो सकता है, नया सब्जेक्ट नई वर्ब आ सकती है। और हुआ भी वैसा ही, नया सब्जेक्ट आ गया, एक प्रोनाउन ही, किसी प्रपोजिशन से बना नहीं हुआ, किसी वर्ब से बना नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब देखो इसको पक्का कैसे किया हमने, कॉल्ड फॉर नाम की वर्ब देख के। सब्जेक्ट आया तो वर्ब भी आएगी, इसकी वर्ब भी मिल गई। तो हमें मालूम चला एक सब्जेक्ट उसकी वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट उसकी वर्ब, दो सब्जेक्ट हमारे इस क्लॉज, इस सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, दो क्लॉज हमारे इस सेंटेंस में आ रहे हैं, है ना। कॉल फॉर किसको किया भाई, आरबीआई को। व्हाट या हुम का रिप्लाई करे, वो ऑब्जेक्ट होता है। कॉल फॉर इज द आरबीआई इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉल फॉर। टू हैव एक इन्फिनेटिव है, नकारा वर्ब है। इतनी नकारा है, कुछ भी बना लो, वर्ब नहीं बनेगी। अगर ये वर्ब होती ही तो इसका आगे टू ना लगा होता, पर ये नकारा है, उसके बावजूद कहती है वर्ब की तरह मुझे ट्रीट किया जाए। अगर मेरा कोई वट या होम से रिप्लाई दे दो तो उसका मेरा ऑब्जेक्ट आप मान लें। अब क्या भाई, क्या करना है, वट दे वांट टू हैव, भाई लुक, दे वांट टू हैव अ लुक, है ना। तो वट का रिप्लाई दिया इस लुक ने, इस लुक बन गई इस हैव प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इनटू प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मैटर। समझ गए ना। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो देख रहे हो ना, अब एडजेक्टिव देख रहे हो, इसके पहले कोई नाउन नहीं, इसके बाद में कोई नाउन नहीं, इसका काम होगा साइमल्टेनियस
साइमल्टेनियस एक्शन का। समझ गया मेरी बात को? ऐसे मैंने पकड़ा। अब देख लो, मैं आपको सारे सब्जेक्ट के सेंटेंस वर्ब दिखा रहा हूँ, फटाफट से सारे वर्ड्स आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट नंबर 1, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, बीच में एंड आना चाहिए था जो लगा नहीं है, सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1, है ना, सब्जेक्ट नंबर 1 साइटर्स, वर्ब नंबर आर, है ना। इन प्रीपोजिशन नीड इसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन सेम इसका ऑब्जेक्ट, कॉमा के बाद में नया क्लोज शुरू हुआ, सब्जेक्ट नंबर 2 शुरू हुआ, वर्ब नंबर 2 आई, ऑब्जेक्ट इस वर्ब का आगे आरबी आई, टू हैव एक नकारा वर्ब इन्फिनेटिव, इसने ऑब्जेक्ट ले लिया लुक को, सिंसियर ने इसको मॉडिफाई कर दिया, इनटू ने ऑब्जेक्ट ले लिया मैटर, द इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है। समझ गए ना? अब यहाँ पे स्टेटिंग कर रहा है साइमल्टेनियस एक्शन का काम, ही कॉल्ड फॉर, उसने ऐसा कॉल फॉर किया, ऐसा स्टेट करते हुए दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक ऐसे एक ऐसे। चलिए, ये लास्ट सेंटेंस था हमारा। अब ये लास्ट सेंटेंस, इसके बाद एक और बचा है। एक्चुअल में मैं इसको करवाने वाला था, एक काम करते हैं, इसको मैंने क्विज में रख दिया अभी, है ना, वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से इसको एज अ क्विज सॉल्व करेंगे इस पूरे सेंटेंस को। और कैसे करेंगे? इसी फॉर्मूला के अंदर, है ना, कौन सब्जेक्ट, कौन वर्ब, कौन ऑब्जेक्ट। डालो कमेंट सेक्शन में, वहीं कमेंट्स में एक मैं लिंक रखूंगा जिसमें से एक पिक्चर डाउनलोड होगी, उसमें आपको सबकी इन वर्ड्स की औकात पता लग जाएगी। पुशिंग क्या काम कर रहा है भाई, इंडिया क्या काम कर रहा है, रिपेमेंट क्या कर रहा है, नेगोशिएट क्या है, एक्सटेंशन क्या है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, इस ऑडियो को एक लाइक देके और इसको शेयर करके सोशल मीडिया पे। ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंटेंट बहुत हाईली स्पेसिफाइड है, हाईली स्पेशल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स मांगता है, तो यूट्यूब पे आपको कंटेंट मिलना मुश्किल है। मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर किसी ने आज तक पार्स नहीं किया होगा यूट्यूब पे, क्योंकि लोगों को पार्स करने के लिए पार्सिंग आनी भी चाहिए और सुनने वाले में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, है ना। तो सारा मार्केट का गेम है, ऐसी मार्केट अभी तक अभी इंडिया में आई नहीं है। कोशिश करें सीखने की, स्किल को आप सीख लेंगे, इंग्लिश में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी यूट्यूब चैनल की किसी किताब की आपको जरूरत नहीं है, अपना रास्ता खुद तय करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करके बताना, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को डालें, मेरे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। साइनिंग आउट।